So please accept our apologies for being late, but दिल्ली का ट्रैफिक और of course थोड़ा कुछ मेडिकली चीज़ें इमरजेंसी जो आ जाती हैं उसकी वजह से लेट हो गए। आज आप लोग के समक्ष हैं एक बहुत स्पेशल केस लेकर एंड वी आर फ्रॉम सर्वोदय हेल्थ केयर एंड स्पेसिफिकली सर्वोदय सेक्टर 8 में ये केस है, सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 में, जहाँ ये केस को हम आपके सामने लेकर आए हैं। मेरे साथ मेरे ENT डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर रवि भाटिया, उनके साथ उनके केस में आप लोग से के समक्ष रखने वाला हूँ। सो सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 जो है एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है एंड हम सभी चीज़ों में डील करते हैं, बस लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, इसके अलावा सभी तरीके के ट्रांसप्लांट्स वहाँ पर हो रहे होते हैं। ट्रांसप्लांट की ही कड़ी है जिसमें कॉकलियर इम्प्लांट का एक बहुत बड़ा रोल है और गवर्नमेंट की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है। कॉकलियर इम्प्लांट गवर्नमेंट की मदद से हम स्टार्ट कर पाए हैं। ये कुछ 7-8 साल पहले की कहानी है और तब से आज तक करीब 300 हम कॉकलियर इम्प्लांट्स अभी तक कर चुके हैं। कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में डिटेल में डॉक्टर रवि भाटिया बताएंगे, बट ये 8 साल के बच्चों तक में पॉसिबल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका डायग्नोसिस, उसकी परेशानियां पता होना और डायग्नोसिस तक पहुंच के ट्रीटमेंट तक ले जाने की अपनी हर एक की कहानी है। लेकिन आज जो कहानी आपके सामने हम लेकर आए वो बहुत स्पेशल है। वो एक ऐसे बच्चे की है जिसका जन्म ही 2 जनवरी 2024 को हुआ। 2 जनवरी 2024 से लेकर 26 अप्रैल तक का सफर इस बच्चे ने इसके डायग्नोसिस में और जो इनिशियल ट्रीटमेंट हो सकता था उसमें काटा और 2024 के 26 जून से उसका आगे का सफर स्टार्ट हुआ, जहां पर शायद पहली बार इतना छोटा बच्चा एक नाइफ के अंदर गया जहां पे उसको कॉकलियर इम्प्लांट लगाया गया और 20 जुलाई वो डेट थी जिस दिन उसका कॉकलियर इम्प्लांट चालू किया गया, जब शायद पहली बार उसने किसी की आवाज़ सुनी होगी। तो इस कहानी, ये जो पूरी जर्नी है, ये डॉक्टर रवि भाटिया और उनकी इस जो बहुत उम्दा टीम है, उन लोगों ने ये कहानी जी है अटेंडेंस के साथ। यहाँ पर हमारे साथ शंभू खान जी हैं जो ग्रैंडफादर हैं, जो अपनी कहानी उनके अपने लफ्जों में बताएंगे। बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर रवि भाटिया टू प्लीज टेक अस थ्रू दैट जर्नी। थैंक यू डॉक्टर ब्रदर, और आप सबका सुबह आने के लिए धन्यवाद। सर्वोदय हेल्थ केयर की तरफ से मैं डॉक्टर रवि भाटिया, मैं नाक कान गला सर्जन हूँ और पिछले 15 सालों से सर्वोदय फैमिली के साथ जुड़ा हूँ। तो बेसिकली आज की दो बातें हैं जो आज आप लोगों के पास कलम की ताकत है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो जहाँ कलम पहुँच सकती है, तो बेसिकली आज का मिलने जुलने का जो पर्पस है वो यही है, लोगों को आपके थ्रू सेंसिटाइज किया जाए। क्योंकि जन्मजात बहरापन एक ऐसी बड़ी चीज है, 1000 में से कम 4 या 5 बच्चे हर वर्ष प्रतिवर्ष भारत में जो पैदा होते हैं जन्मजात बहरापन, वह मतलब मूक बधिर बच्चों की तरह बड़े होते हैं। लेकिन आज के इस विज्ञान के युग में ऐसा संभव है कि अगर वो समय पे पता चल जाए तो हम उनको एक समाज में, एक परिवार में बोझ की तरह ना देखते हुए एक बल्कि अच्छे नॉर्मल व्यक्ति की तरह, प्रोडक्टिव व्यक्ति की तरह वो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। विज्ञान ने ऐसी महारत हासिल कर ली। तो जो भी बच्चे जब जन्मजात गूंगापन व बहरापन का शिकार होते हैं तो उनके लिए कॉकलियर इम्प्लांट की एक ऐसी विधि की तरह इस्तेमाल की जाती है कि जिसको हम कान के अंदर ऑपरेशन करके एक मशीन को प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो जिसके बाद वो बच्चा ना कि सुनता है बल्कि समझता भी है और बोलता भी है। प्रोवाइडेड 3 बार मैंने प्रोवाइडेड बोला, यानी उसके अंदर एक किंतु है और एक परंतु है कि ये जो ऑपरेशन है या ये सारी चीजें जो हैं अगर समय पे हो जाएं, अगर समय के बाद हो
हो गया, बट हम आपके द्वारा ये बताना चाहते हैं आम जनता को, आम जनमानस को, कि ऑपरेशन कराने से बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं और ऑपरेशन छोटी उम्र में कराने से ही फायदा है। इसका मतलब ये है कि लेट कराने से नुकसान। कई बार ये जो बच्चे हमारे पास लेट पहुंचते हैं किसी भी डर की वजह से, स्वभाव की वजह से, नॉलेज के अभाव की वजह से, तब तक तो डैमेज ही हो जाता है कि हम तब तक बच्चों को डॉक्टर बताते हैं कि भाई इसको कॉक्लियर इम्प्लांट हो सकता है, तो बच्चा ही 3 साल का हो गया, 3.5-4 साल का हो गया, तो ये संभव नहीं होगा। स्लाइड से कुछ बदले या नहीं, वो समय के साथ ही हमें पता चलता था कि ये बच्चा बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो अब चीज़ें हमारे पास विज्ञान से टेस्टिंग के आधुनिक उपकरण और चीज़ें उपलब्ध हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा ये बोल देगा। और जैसे जैसे ये उपलब्धता या फैसिलिटी सारी पैन इंडिया फैलती जा रही हैं, तो अब हमारे पास ये डेफनेस के केसेस हम उतनी ज़्यादा डायग्नोसिस उतनी मात्रा में डायग्नोस कर पा रहे हैं। सो एज पर द WHO डाटा 460 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मूक बधिर हो जाते हैं। लेकिन ये एक डाटा जो है, इसके अंदर मूक बधिर सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं, बड़े भी। लेकिन इन 460 मिलियन के अंदर 5% से भी ज़्यादा बच्चे, ये जो लास्ट वाला जो लाइन है, 5% जन्मजात मूक बधिर का है, कि जो पैदाइशी मूक बधिर होते हैं। कुछ तो समय के अनुसार कान बहने लग गया, कुछ लोगों का डायबिटीज हो गई, कुछ लोगों की एज बढ़ गई, किसी को कीमोथेरेपी हो गई, किसी को डायलिसिस हो गया। ये सब आम चीज़ें हैं, आम बीमारियां आज के, तो उस वजह से मूक बधिर हो जाते हैं बड़ी उम्र में। तो यानी वो सुनना और समझना जानते हैं, लेकिन वो बाद में सुनना की शक्ति को खत्म कर देते हैं। लेकिन इनमें से 460 में से भी ये बहुत बड़ी संख्या बनती है कि 5% से भी ज्यादा लोग पैदा ही मूक बधिर होते हैं। तो इनके लिए क्या, इनकी क्या गलती है? तो इनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट नामक सुविधा है। तो लेकिन इस सारे ऑपरेशन के अंदर यही है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। तो जितनी जल्दी बच्चे का अगर हमें पता चल जाता है, जितनी जल्दी ये बच्चा नहीं सुन सकता और ना ही ये बधिर बनेगा, तो हमें उतनी ही जल्दी इसको इंटरवेंशन में लेना पड़ता है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन जो सबसे इम्पोर्टेंट, और हम चाहते हैं कि आपके थ्रू, आपकी कलम की ताकत के थ्रू ये बात जनमानस में जाए, उतना ही बच्चा बोलेगा। तो इसके लिए क्या है, क्राइटेरिया क्या है? जल्दी तो मैं बोल रहा हूँ, तो इसके लिए जल्दी है जो बाइबल है, जॉइंट कमेटी ऑफ इन्फेंट हीलिंग, जो कि पूरे वर्ल्ड के बड़े पीडियाट्रिशियंस और बड़े न्यूनेटोलॉजी और बड़े कमेटीज ने जो बना रखी है, जो वर्ल्ड ओवर फॉलो होता है कि बच्चे के पहले महीने में ही बच्चे का हियरिंग स्क्रीनिंग हो जाए। जी, आपने ठीक सुना, बच्चे के पैदाइशी के पहले महीने में ही ये जांच हो जानी चाहिए कि ये बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। बट अब 1 महीने का बच्चा है, तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे संभव है, बट ये संभव है। उपकरण हैं, टेस्टिंग के मेथड्स हैं, बड़े सिंपल मेथड्स हैं, आजकल हर बड़े अस्पतालों में यूज होते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी शुरू हो गए। लेकिन अवेयरनेस का अभाव, जैसे आप में से कितनों को पता है कि ये हो जाना चाहिए पहले महीने, तीसरे महीने आते आते तक ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये बच्चा वाकई नहीं सुन रहा, दोनों कामों। ये गाइडलाइंस है, इसे कोई जुटला नहीं सकता। जॉइंट कमेटी ऑफ इन्फेंट हियरिंग, ये वर्ल्ड ओवर अपेक्स बॉडी है बच्चों के लिए। अब तीसरे महीने तक अगर कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चा नहीं सुन रहा, तो जो इंटरवेंशन का टाइम है, यानी अब एक्टिविटी का टाइम है, वो 6ठे महीने तक शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा वर्ल्ड ओवर का है, 6ठे महीने में शुरू हो जाना। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं कि बच्चे को हियरिंग एड यानी कान की मशीन लग जाए जब तक ऑपरेशन ना हो, नहीं तो अगर संभव है तो ऑपरेशन ही हो जाना चाहिए 6ठे महीने तक। लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि ऑपरेशन बड़ा महंगा है, ऑपरेशन के उपकरण बड़े महंगे हैं, टेक्निक और डॉक्टर्स करने वाले बहुत कम हैं, ऐसे सेटअप्स इतने छोटे बच्चों को संभाल पाए ऑपरेशन के दौरान, उनका एक अभाव है। तो एक तरह से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से, और
माँ बाप के अवेयरनेस में भी कमी है कि बच्चे को अस्पताल लाते लाते और ये एडमिट होते होते कि बच्चे को ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा 3, साढ़े 3, 4 साल का समय लग जाता है। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन है, ये भी ऑलमोस्ट हमारा जो ये तो जॉइंट इन्फेंट हियरिंग स्क्रीनिंग का नेशनल प्रोग्राम के अंदर भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डेफनेस के गाइडलाइंस दिए हुए हैं, यानी भारत सरकार भी इस बात को इसकी अहमियत समझती है और इंडिया में भी 63 मिलियन पॉपुलेशन को सुनाई नहीं देता और इनमें से बहुत अत्यधिक संख्या आप देख सकते हैं 0 और 14 साल के अंदर। तो इम्पैक्ट ऑफ अनएड्रेस्ड हियरिंग लॉस होने के सामाजिक दुष्प्रभाव हम सब जानते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है तो मूक बधिर बनता है, डेफ एंड डम। अंग्रेजी में डम इसलिए बोला जाता था कि डम होता नहीं था लेकिन नाम डम था उसका क्योंकि वो बुद्धू की तरह रहता था। तो सोशल आइसोलेशन, लोनलीनेस और अपने हम उम्र लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर पाता। ट्रैफिक और नॉर्मल जो चीज़ें हमारे लिए बड़ी संभव है, इन सब के लिए चैलेंजेस बन जाती हैं। अब इसके उपाय क्या हैं? अगर कम हियरिंग लॉस होता है तो नॉर्मल सादी मशीनें जो आप सब ने देखी हुई होंगी, किसी ना किसी ने परिवार में समाज में पहनी हुई देखी होंगी, तो ये तो छोटे मोटे हियरिंग लॉस होते हैं समझाने के लिए 30 से 40% तो अगर हियरिंग लॉस है तो ये काम करती है। लेकिन अगर हियरिंग लॉस ज़्यादा है, सपोज 90% है दोनों कानों में, तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट होता है जो ऑपरेशन के बाद मशीन के साथ कानों में अंदर डाला जाता है, जो इस छोटे बच्चे को भी डाला जाता है। तो ये कैसे काम करता है? ये बाहर इसके 2 उपकरण होते हैं, एक ऑपरेशन के बाद बाहर लग जाता है और एक अंदर हम प्रत्यारोपित कर देते हैं इनर ईयर में। तो बाहर की सिग्नल्स वो सीधे ब्रेन के पास इनर ईयर जो स्थित होता है वहाँ तक लेके जाता है। ऑपरेशन ब्रेन का नहीं है, ऑपरेशन कान का है और ब्रेन के पास संबंधित एरिया का है। तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट का बेसिक